जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 14 जून की सेकंड शिफ्ट का भी आपका एग्जाम खत्म हो गया है। इस शिफ्ट में आपके जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे लगभग सभी हमें मिल चुके हैं। अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, या फिर आने वाली किसी भी शिफ्ट में आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको आगे आने वाली शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो मैंने आपको पहले एनालिसिस कराया है और जो का तो आपका इस शिफ्ट में आ गया है। तो आपको जो है वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे जो भी एनालिसिस कराया जाएगा उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ठुमरी का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो ठुमरी का प्रयोग कथक शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य बता देता हूँ। जैसे कथक हो गया आपका उत्तर प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम आपके केरल के हो गए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का और ओडिसी ओडिशा का। तो ये आपको 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य याद रखने हैं। इनके अलावा आपकी शास्त्रीय भाषाएं भी है, जो आपकी पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, जिसमें आपकी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया है। इसके बाद भारत सरकार ने ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली है। ये पांचों भी आपको याद रखनी है और ये 6 भी आपको याद रखनी है। अब कुल आपकी 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी है। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि भारत के संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त, यानी जिनको मान्यता दी गई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है। तो पावर पॉइंट में जो नई स्लाइड है उसको जोड़ने के लिए Ctrl+M का आप प्रयोग करेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं कुछ और आपको यहाँ पर शॉर्टकट की बता देता हूँ। जैसे Ctrl+C से आप जो है कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+X से कट कर सकते हैं, Ctrl+Z से अंडू कर सकते हैं, Ctrl+Y से आप रेडो कर सकते हैं, और Ctrl+A से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, Ctrl+F से फाइंड कर सकते हैं, और Ctrl+S से आप किसी चीज़ को सेव कर सकते हैं। तो ये आपको जो है कुछ शॉर्टकट की ध्यान रखनी है। एक दो और यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। जैसे Ctrl+P से आप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी पेज को, और Alt+F4 से आप पूरी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो ये भी आपको शॉर्टकट की ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, त्रिकोणीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच हुआ था। तो त्रिकोणीय संघर्ष प्रमुख रूप से 3 राजवंशों के बीच हुआ था। ये आपका पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था, और यह संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण के लिए था, कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लिए था, जो महत्वपूर्ण एक रणनीतिक और आर्थिक केंद्र था। अब बात करें इन तीनों शासक के संस्थापक की, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ये भी आपको तीनों एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तर मैदान का पूर्व से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है। तो उत्तरी जो मैदान है इसका महान भारतीय तटीय मैदान भी इसको कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो आपको ये करेक्ट आंसर आपका 2400 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2025-26 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.5%। इसके बाद बात करें आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है, और इसी सम्मेलन में विश्व बैंक की भी स्थापना होती है। इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहने भी कहते हैं, आईएमएफ और विश्व बैंक को। बात करें आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है, और आपका विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है। आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय थे, यानी कितने विषय है इसमें। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 विषय। अब बात करें 11वीं अनुसूची की, तो इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें आपका ग्राम पंचायत का जिक्र है, जिसमें कुल 29 विषय है, और भाग 9 भी इसी के तहत जोड़ा गया था संविधान में। अब भारत की जो है कुछ जो मूल अनुसूचियाँ है, 8 अनुसूचियाँ पहले भारत के संविधान में थी, बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। अब वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ है। सर सभी की सभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जिसमें आपकी पहली अनुसूची है, इसमें लिखा है कि भारत के राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्रीय सीमाओं का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, और आपका कैग, इन सभी के वेतन भत्ते का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। इसके बाद तीसरी अनुसूची में यहाँ पर बताया है कि
जैसे मंत्री, सांसद, विधायक और आपका जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में जो है आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। पाँचवीं अनुसूची में आपका जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। और आपकी जो छठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 4 राज्य है आपके, इनके भीतर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में आपके केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन दिया गया है, जिसमें आपकी 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 8वीं जो अनुसूची है आपकी, इसमें आपकी 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि शुरू में 14 भाषाएं थी, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आपकी जो 8 अनुसूची है, यहाँ तक तो इसमें पहले ही संविधान में थी, लेकिन बाद में जो संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या है कि इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का उल्लेख है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है, यानी भूमि सुधार इसी में है। इसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये आपकी दल विदल विरोधी कानून, इसका प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में आपका जो है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन है, जो कि आपसे जो है क्वेश्चन में भी पूछी गई है, जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद 12वीं अनुसूची है, इसमें आपकी नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियां है। तो ये 12 की 12 अनुसूचियां आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए मैंने आपको सभी बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था। तो हड़प्पा शहर का जो मेहरगढ़ था, इसमें कपास उगाया जाता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती का लक्ष्य जो है लगभग 7000 वर्ष पहले का मिलता है, जो इसे विश्व के सबसे पुराने ज्ञात कृषि स्थलों में से एक बनाता है। और मेहरगढ़ की बात करें तो ये वर्तमान में बलूचिस्तान में है, यानी पाकिस्तान का जो हिस्सा है बलूचिस्तान, वहाँ पर आपका मेहरगढ़ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आपकी वो हो जाएगी गोदावरी। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। और ये गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कुछ इस प्रकार क्वेश्चन था कि निम्न में से 1857 के विद्रोह के समय कौन सा विद्रोह नहीं हुआ था। तो आपको अपने यहाँ पर मैं आपको सभी विद्रोह बता देता हूँ। मेन आपको चूज करना है, अपने हिसाब से आंसर आपको अपना सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले है संथाल विद्रोह, जो कि आपका 1855-56 में हुआ था। कोल विद्रोह 1832-33 में हुआ था। खोंड विद्रोह 1837 से 56 के बीच हुआ था। भील विद्रोह आपका 1878 से 1889 के बीच हुआ था। इसके बाद आपका मुंडा विद्रोह है, ये आपका 1899 से 1900 के बीच हुआ था। तो आपको जो अपने ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कौन सा आपका आंसर सही होगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। और इसका जो शुभंकर है उज्ज्वला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं। अगर आपने ये पेपर दिया है तो आपने अपने क्वेश्चंस को मैच कर लिया होगा, या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपने वीडियो को पूरा ध्यान से सुना होगा। अब अगर आप ये पूरी PDF चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको अब तक की जितनी भी NTPC की शिफ्ट हो चुकी है सभी की PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।